एच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, किसी कारणवश मैं स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन एक बात जो मैं आज आपसे ऐश्वर्या के एजेंडा पे करना चाहता हूं वो ये दर्शकों, कि ये जो इस समय दुनिया में, और मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया में, जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल, जिसको भी याद होगा 90 के दशक में ईरान इराक की लड़ाई, ईरान और इराक की लड़ाई याद है, भूले तो नहीं है। वो समुद्र में आग लगती हुई, वो समुद्र में तेल रिसता हुआ, ये जो तस्वीरें आपको शर्मा दिखा रहा है अभी, जिसने भी 90 के दशक में देखा उसे याद होगा कि अब जब इजराइल और ईरान के बीच ये जंग छिड़ गई है, और ये बात अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इजराइल ने बोल के मारा है। ये मैंने आपको इसलिए ईरान और इराक की जंग का याद दिलाया 90 के दशक में, क्योंकि दर्शकों, जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी तो पूरा विश्व हिल गया था, पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई थी। लोगों को पता नहीं था, कई ऐसे देश थे जो कि ईरान और इराक दोनों से दोस्ती के संबंध रखते थे, उनको भी अलग अलग होना पड़ा था, और वही माहौल एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच, ये जो इस समय जंग जारी है, उसमें बन गया है। बेनियामिन नेतन्याहू ने ये बात अब साफ कर दी है, और खासकर गाजा में जो उन्होंने किया है, वो लकीर इतनी लंबी खींच दी है बेनियामिन नेतन्याहू ने, इतनी लंबी लकीर कि अब जब इजराइल ने ईरान पे कह के मारा है, बोल के मारा, एक वो है ना पंजाबी भाषा में बहुत गाने बनते हैं, बोल के मारा है, कह के मारा है, ये सब। तो बेनियामिन नेतन्याहू किसी और के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं। बेनियामिन नेतन्याहू खुद ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और खुद वो बुलडोजर चला रहे हैं, और खुद वो आतंकवाद के खिलाफ, विश्व में आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम जारी की है, उन्होंने किसके बल पे नहीं की है, इजराइल खुद कर रहा है। इजराइल ने जो गाजा पट्टी में आतंकवादियों के खिलाफ किया, वो उसने किसी के दम पे नहीं किया, उसने खुद किया, और वो लकीर इतनी लंबी खींच दी, उसने वहां फुटबॉल की फील्ड बना दी है। गाजा में फुटबॉल की फील्ड, आतंकवादियों को निस्तो नाबूद कर दिया है। और उसके बाद अब जब बेनियामिन नेतन्याहू ईरान पे ऐलाने जंग कर दिया है, उन्होंने ईरान पे कह के मार, तो पूरा विश्व हिल गया है। तेल के ऑयल प्राइसेस एक नहीं दो नहीं 11% ऊपर हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हालांकि ईरान के तेल पे सैंक्शंस हैं, लेकिन जो सप्लाई रूट है उस पे इफेक्ट पड़ता है। ये एक ऐसे दो देशों के बीच जंग है जिसमें जो अब समाप्त कब होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एक कारण की वजह से है। इजराइल कहता है ईरान आतंकवादियों को, इजराइल के खिलाफ आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, और वो कांस्टेंट समर्थन है। और जब तक ईरान का वो सप्लाई चेन, आतंकवाद की सप्लाई चेन खत्म नहीं होगी, तब तक ये जंग जारी रहेगी, यानी अंत तक। वो अंत कब आएगा? इन दोनों में से किसी के एक के अंत के साथ। और ये घबराता है, ये दुनिया को परेशान कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जिसका अंत कब होगा किसी को नहीं पता। And that is what the troubled part is, viewers. And that is why आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे पूछता है भारत कि आखिरकार अब क्या करेगी दुनिया की वो सारी ताकतें, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग हमारा देश, इंक्लूडिंग भारत। क्योंकि मैं बात अमेरिका की करूं, रशिया की करूं, चाइना की करूं, वो सब बाद में होगा। पहले दर्शकों, फर्स्ट भारत की बात। भारत इजराइल के साथ और इजराइल भारत के साथ खड़ा है। अभी जब हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, तब एक देश था और सिर्फ एक पूरी दुनिया में, और वो है बेनियामिन नेतन्याहू का इजराइल, जो भारत के साथ संपूर्णतः खड़ा था, भारत के साथ पूरी तरह खड़ा था। ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, एक तरफ इजराइल के बेनियामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के, इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले बेनियामिन नेतन्याहू और किस तरह से इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है। पूरी दुनिया ने
किसी ने सांत्वना दी, किसी ने मैसेज जारी किया, किसी ने कुछ, लेकिन एक देश जिसने कहा वी आर विद यू अगेंस्ट टेररिज्म टिल द एंड, आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ अंत तक खड़े हैं, अंत तक। और बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, उनके वेपन्स हमारे पास थे, और क्या क्या सारी चीजें बताई भी नहीं जाती, बस इतना बताया जाता है कि इजराइल हमारे साथ पूरी तरह संपूर्णता है। तो ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत इजराइल के साथ है। लेकिन यहां पे आके बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि अगर शर्मा आप वो ग्राफिक दोबारा चलाएं जिसमें बेनियामिन नेतन्याहू और आयतुल्लाह खुमैनी दोनों हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ईरान के साथ भी भारत है। और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान हुआ था, वो भारत और ईरान के बीच इट्स अ जॉइंट कॉपरेशन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री दोनों से बात की है, और इसलिए की है क्योंकि वो चाहते हैं शांति हो। लेकिन हमने ये बात देखी थी जब भारत पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था, तो दुनिया के बहुत देशों ने भारत के नेताओं को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को कॉल करके शांति की अपील की। लेकिन वो भारत जानता था कि शांति तभी होगी जब पाकिस्तान में आतंकवाद का अंत हो। तो इसीलिए बिल्कुल आप चलाइए शर्मा सारे ग्राफिक, लेकिन बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि भारत की भी इस समय वही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकमेंट है, वही एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन है। ईरान और इजराइल दोनों भारत के साथ है, लेकिन इजराइल ने जो भारत के साथ जो दोस्ती निभाई है पिछले कुछ सालों में, और खासकर हमने पिछली जो अभी कुछ हफ्ते पहले या महीने पहले हमने पाकिस्तान को नाको चने चलवाए, वो इजराइल भारत के साथ डंके की चोट पे खड़ा रहा है। इसीलिए अब भारत इजराइल के साथ है, लेकिन वो शांति चाहता है। इसलिए हमने दोनों से ये निवेदन किया, ईरान से भी और इजराइल से भी, दोनों के विदेश मंत्रियों से ये निवेदन किया कि वी वांट पीस। पीस तो सब चाहते हैं, पीस तो अमेरिका भी चाहता है, पीस तो रशिया भी चाहता है, लेकिन यहां पे एक और एंगल आता है, और वो है रूस का। रूस और भारत दोनों दोस्त हैं। भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस ईरान से तेल खरीदता है। ईरान के तेल पे दुनिया पे सैंक्शन है, दुनिया पे सैंक्शन। लेकिन रशिया यानी रूस यानी व्लादिमीर पुतिन खुल के ईरान के साथ आया है। चाइना जो कि भारत का दुश्मन है, लेकिन रूस के साथ खड़ा है, जिसके चलते ये कहा जाता है, जिसके चलते ये समझिए, ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसे बच्चों के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है या एक अलजेब्रा का सवाल होता है कि पहले स्क्वायर को सॉल्व करें या फिर ब्रैकेट को, वही सिचुएशन है, उसमें फॉर्मूला बॉड मास लग जाता है। लेकिन यहां पे जो फॉरेन पॉलिसी का फॉर्मेट है वो बहुत अलग है दर्शकों। आप समझिए, भारत और रूस मित्र है, लेकिन रूस ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ हो गया है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है। भारत और रूस एक साथ है, लेकिन चाइना रूस के साथ खड़ा है और भारत का दुश्मन है। चाइना, रशिया, और यहां पे आ जाता है एक और देश, हमारा पड़ोसी और आतंकवाद का सरगना पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जाके ईरान के साथ मिल गया, चाहे ईरान को उसकी जरूरत हो ना हो। जो पाकिस्तान अपने खुद की मदद नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। अब हमारे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा, या वो सोच रहे होंगे, एस जयशंकर के लिए इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट हाउ टू सॉल्व इट। कि भारत और रशिया एक है, हमें पता है रशिया हमारा सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टवर्दी देश है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल, जिसने ये पिछले कई सालों में हमको दिखाया कि वो हमारा मित्र है, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए है। जब भारत पाकिस्तान के बीच हुआ तो एक बार कहीं ना कहीं हमारे पुराने मित्र ने भी सिर्फ मैसेजिंग दी, रशिया ने मैसेजिंग। क्यों? क्योंकि वो अब चीन के दबाव में है और चीन भारत के खिलाफ है। और तो फिर इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक नहीं मल्टीपल गेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शर्मा, अगर आप हमारे मल्टीपल एक्सपर्ट्स को ऑन एयर ले आए, क्योंकि जैसे ही हम ये देखते हैं, तूर साहब है हमारे साथ, एम्बेसडर वोरा, हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जनरल शंकर प्रसाद जी भी जुड़ रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल साहब को भी जोड़ें। एम्बेसडर, आई एम कमिंग टू यू। आई नो एम्बेसडर,
you would have some of the other contact here also. लेकिन आज ना बात आपकी ना मेरी, ना बात इसकी कि मैं कितना अच्छा एंकर हूं और ना बात आपकी कि आप कितने अच्छे एम्बेसडर हैं। बात सिर्फ इसकी डायरेक्टली डिप्लोमेसी के लिए। शैलेंद्र सिंह जी आ रहा हूं, मेजर तूर आ रहा हूं। एम्बेसडर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर इंडिया। हमको अपने बचपन में याद है जब वो टीवी खोलते थे कलर बार वाला, तो वो ईरान इराक की लड़ाई, वो समुद्र में लगती आग, वो तेल का रिसाव, दुनिया में परेशानी, हजारों लाखों, वो ट्रेवेस्टी हमने देखी है। बट दिस इज एट अ डिफरेंट लेवल। ये तब हो रहा है जब दुनिया बदल चुकी है। ये तब हो रहा है एम्बेसडर, हो रहा जब ये कहा जाता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। जब ये कहा जाता है कि इजराइल के पास क्या है किसी को पता ही नहीं। ये तब कहा जाता है जब रशिया और चाइना खुल के ईरान के साथ आ रहे हैं और अमेरिका खुल के इजराइल के साथ, और बेनियामिन नेतन्याहू किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं, वो बोल के मार रहे हैं, वो कह के मार रहे हैं। वो कह रहे हैं दैट आई विल एंड यू। एम्बेसडर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका चैनल तो फ्री स्पीच में बिलीव करता है। यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम सेइंग हाउ मच आई एंजॉय बीइंग विद यू, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है सर। एक सवाल जो मैं अभी तक उसका जवाब नहीं कहीं पे भी ढूंढ पाया हूं कि ये जो मुल्ला रेजीम है ईरान की, सर आपने बताया कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एब्सोल्युटली राइट। ये जो मुल्ला रेजीम है, क्या ये इजराइल से नफरत करती है या यहूदियों से? मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कल सारे जो इजराइल के लोग रहते हैं उनको उठा के साउथ अफ्रीका या अर्जेंटीना के पास भेज दिया जाए, ये फिर भी कहेगा कि उनको जीने का अधिकार नहीं है? I've never understood. I didn't get an answer. And as far as Israel is concerned, आपने complex situation की बात की. 30 years ago, 35 years ago, I remember she was still alive, Golda Meir. हमारे कुछ leaders गए थे. I was aware of this meeting. और उनसे कहा कि हम इजराइल के साथ, it was 40 years ago, normal संबंध चाहते हैं. And she said, we were waiting for you, but you never came. और फिर उनके एक लीडर ने कहा था कि जो इस्लामिक आतंक दुनिया में फैल रहा है, ये भारत और इजराइल मिलके ही खत्म करेंगे. This is long ago, long before this present thing started. So my question, sir, which is bothering me, हम बात तो कर रहे हैं कि किस तरह जाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. चाणक्य ने ये कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है. ये उसने कहीं नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है. भाई इजराइल मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ पे दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, ये सारी सिचुएशन अब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं एम्बेसडर, क्योंकि मैं जब अपने अभी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा तो वो अपनी बात रखेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. लेकिन एम्बेसडर आप ये बात समझिए, भारत रूस का दोस्त है, लेकिन रूस के साथ चाइना खड़ा है. उसके ऊपर पाकिस्तान आ गया, उसके ऊपर पाकिस्तान रूस और चाइना के साथ आ गया. अब भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट बनाया है, वो हमारा स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान के खिलाफ. अब उसके बाद हमको ये नहीं पता कि हम यहां जाएं कि वहां जाएं, हमको दोनों के साथ बैलेंस रखना है. लेकिन इजराइल ने जब हमने पाकिस्तान को भी नाको चने चबाए, सिर्फ ये मैसेजिंग नहीं दी कि हम आपके साथ हैं, उसने हमारी मदद की, और ऐसी मदद की एम्बेसडर, ऐसी मदद की कि वो हम भूल नहीं सकते. वी कैन नॉट फॉरगेट इट. But there is no question about it. Israel stands very solidly. हमारे साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है सर. लेकिन फिर ईरान के साथ में नाराजगी नहीं है. After all, we are the world's fourth superpower. जो चार हैं आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली, हम चौथे हैं सर. उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, चलिए आप मान लेते हैं चाइना भी है, और फिर हम हैं वहां पर. So we be very careful. दोनों हम पे भरोसा करते हैं. लेकिन ये भी सही है कि वो जो 95 साल का खमेनी साहब है, वो जब कहते हैं अरे मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, गाजा में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, the fellow has lost his marbles. But nevertheless, जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, दोनों के साथ हम चाहते हैं हमारे संबंध अच्छे, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि किसी के साथ भी हमारे संबंध बिगड़े सर. Not with Iran. We have tolerated a lot जो उन्होंने किया, but we have accepted it कि चलिए ये हो रहा है. I think that is the maturity of India's diplomacy, sir. And Dr. S. Jaishankar सबसे शानदार रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर डिप्लोमेसी. आप ही ने खुद कहा, उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हम जानते हैं हाउ टू डील विद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सर. वी विल डील विद इट. मैं आपकी बात समझ रहा हूं. मैं इससे पहले अपने बाकी गेस्टों के पास जाऊं, मेजर साहब के पास जाऊं, कर्नल साहब के पास जाऊं, मैं एक कैरेक्टर है इस सब में, आयतुल्लाह खुमैनी. ईरान, शैलेंद्र सिंह जी एंड मेजर तूर, आयतुल्लाह खुमैनी. शर्मा, कैन आई हैव द ग्राफिक्स? आयतुल्लाह खुमैनी एक ऐसे कैरेक्टर है कि ईरान, शाह ऑफ ईरान के रेन में
यानी शाह ऑफ ईरान, जो उनके राजा थे ईरान के शाह, उनकी सरपरस्ती जिसे कहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ईरान क्या था। और जब से ये आयतुल्लाह खुमैनी आए, आयतुल्लाह खुमैनी इज अ पोजीशन, व्यक्ति बदलता रहता है लेकिन सोच नहीं बदलती। तो आयतुल्लाह जो बनते हैं, आयतुल्लाह इज रिलीजियस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उनके नेतृत्व में ईरान कैसे बदला है, ओनली मी एंड द ग्राफिक्स। ईरान, अगर दो तस्वीरें हैं, ईरान इतना लिबरल, जैसे अफगानिस्तान बिफोर तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान के बाद, वैसे ही ईरान आयतुल्लाह खुमैनी से पहले और ईरान आयतुल्लाह खुमैनी के बाद, जमीन आसमान का फर्क है दर्शकों, जमीन आसमान। आयतुल्लाह खुमैनी से पहले ईरान इतना लिबरल, कहते थे कि अगर इस रीजन का, इस क्षेत्र का वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से कोई सबसे लिबरल देश है तो वो ईरान और अफगानिस्तान है। सोचिए, एक मिनट में सोचने के लिए भी हमारी पीढ़ी के लोगों को भी 4 बार सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच ऐसा है, यार झूठ तो नहीं बोल रहे हो। लेकिन दैट वाज द रियलिटी। महिलाएं खुल के बाहर जा, जो उनका मन होता था वो पहनती थी, जिसमें वो अपने आप को बेहतर समझती थी। वो दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां काम करना चाहती थी। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चीजें ईरान और अफगानिस्तान में होती थी। महिलाएं जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहनती थी, जिसमें वो कंफर्टेबल थी, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जब शाह ऑफ ईरान को हटाया गया, जब शाह ऑफ ईरान को, और यह कहा जाता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल पावर्स थी। अब वो कौन सी एक्सटर्नल पावर्स थी उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन ईरान का बदलता चेहरा, ईरान, आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के लोगों को, या उस सोच ने ईरान के लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये समझाया कि ये ठीक है। लेकिन महिलाएं उसके खिलाफ थी। जो आप आंदोलन देख रहे हैं, ये तब का आंदोलन है जब शाह ऑफ ईरान को निकाला जा रहा था। और अगर मैं आपको वो आज वक्तव्य शाह ऑफ ईरान का सुना पाता, एक नहीं, या जो क्वीन ऑफ ईरान थी उनका वक्तव्य सुना पाता कि आज तो आप हमें निकाल रहे हो ईरान से, लेकिन एक दिन वो आएगा जब पूरा ईरान नहीं, पूरा विश्व याद करेगा कि कैसे शाह ऑफ ईरान ने पूरी दुनिया के पावर ऑफ सेंटर, या जितने भी ये रेडिकल लोग हैं, उनको कंट्रोल करके रखा था। दर्शकों, शैलेंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं। शैलेंद्र सिंह जी, मिलिटरीली स्पीकिंग, मैं सिर्फ ये बताना इसलिए जरूरी समझा मैंने अभी, क्योंकि शाह ऑफ ईरान के बाद ईरान इज डिफरेंट। अम्बेसडर वोरा के बाद अभी जो दोबारा होगा तो वो बताएंगे। विमेन वो दे वर वेरी डिफरेंट, बट मिलिटरीली स्पीकिंग, चेंज ऑफ विजुअल। शर्मा, शैलेंद्र सिंह जी, ये ना 90 का दशक है और ना ये ईरान इराक की लड़ाई है। ये ईरान और इजराइल की लड़ाई है। बेंयामिन नेतन्याहू के पीछे नहीं, साथ बैठे हैं अमेरिका, और बेंयामिन नेतन्याहू खुद वो टैंक चला रहे हैं। वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं, वो खुद चला रहे हैं। और उन्होंने गाजा में जो लंबी एक लकीर खींची है, उसको जो फुटबॉल फील्ड बनाया है गाजा को, उसके बाद शैलेंद्र सिंह जी, लोगों या पूरी दुनिया के एनालिस्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गाजा तो चलो पता था क्या है, ईरान पूरा देश है, उसके पास पूरे रिसोर्सेज हैं। वो कह रहे हैं मैं जब तक ये खत्म नहीं कर दूंगा, आतंकवाद का सपोर्ट खत्म नहीं कर दूंगा, मैं तब तक बंद नहीं करूंगा। तो इसका अंत कैसे होगा? जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। ऐश्वर्या, आप स्टूडियो में नहीं है, बट डोंट वरी, आई एम टेकिंग योर प्लेस। मैंने आपकी जगह रखी हुई है। ज्यादा बड़ी बात है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। आपने कहा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, आजकल हम रूटीन सिचुएशंस को फेस ही नहीं करते। आजकल हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंड अबव वाली सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द प्राइस वी आर पेइंग जब हम ऊपर आ रहे हैं। हम अगर चौथी इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, सुपर पावर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ही हम फेस करेंगे। ज्यादा बड़ी बात है खमैनी ने क्या किया या क्या नहीं किया। एक बड़ी लेमन टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता सकता हूं, खमैनी अपने देश को खड्डे में नहीं, खाई में धकेल गए। जिस तरीके की गरीबी उन्होंने वहां ला दी, जिस तरीके के अत्याचार वहां ला दिए, जहां लोगों की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, औरतों को एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। आप आज बता रहे हैं कि जी हमारे 20 बच्चे मारे गए। किसके वजह से मारे गए 20 बच्चे? किसने कहा था? तुम्हें अपने 20 बच्चे दिखते हैं, तुम्हें वो नहीं दिखता कि हमास, हिजबुल्ला और हुती को जो आप वेपन सिस्टम देते हो, जो ड्रोन्स देते हो, जो मिसाइल्स देते हो, जो टेररिज्म फैलाते हो, उसमें कितने बच्चे मारे गए? उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा?
ये क्या खमैनी का काम नहीं है? क्या दुनिया को नहीं दिखता है, ईरान को नहीं दिखता है कि उनका लीडर कर क्या रहा है? अगर ये आपका कैरेक्टर है, जो मुझे पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं, ईरान का एक्चुअल कैरेक्टर ये नहीं है। ईरान की जनता कुछ और है। ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इजराइल एक अलग दिशा में चल रहा है, बिल्कुल अलग। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने टेररिज्म और अपने सर्वाइवल को रखना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये यूएस, ये यूएन, ये एक्स वाई जेड, ये आपके आज दोस्त हैं, कल दोस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कोई वो नहीं है। और अगर ऑनरेबल एम्बेसडर मुझे अलाउ करें, I think there is a very beautiful statement I had read always as a student of international diplomacy. There is no permanent friends and there are no permanent enemies. India इस सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगा, करने का हक है। हमें किसी से किसी भी तरह की कोई सहानुभूति चाहिए नहीं। ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर मेरा ईरान के साथ इंटरेस्ट है, कर्नल साहब यू आर राइट, इंडिया अपने इंटरेस्ट को करेगा, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ क्या है? एक तरफ वो व्यक्ति है बेन्यामिन नेतन्याहू, जिसने सिर्फ बोला नहीं, हमारे साथ खड़ा रहा है, जिसने हमको टेक्नोलॉजी, वेपन, सबके साथ, कई चीजें बोली जाती हैं, कई चीजें नहीं बोली जाती, आपको भी पता है, अंबेसडर साहब को भी पता है, देश की जनता को भी पता है, वो खड़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान वो देश जो कि भारत के साथ पूरी तरह संपूर्णतः पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिवली इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इस समय हमारा इंटरेस्ट कहां है, हमारा फायदा कहां है, किसके साथ रहने में? रशिया से ज्यादा हमारा और कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, ये मानेंगे आप? ज्यादा बड़ी बात, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया में खड़ा होकर अगर ये बोल सकता है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? हम अगर कोई बात अपने किसी दोस्त को अच्छी बताते हैं तो वो ठीक बात है। अगर मेरा इंटरेस्ट आज की तारीख में ईरान के साथ सिर्फ चाबहार पोर्ट को मत लीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो दुनिया में मेरा सबके साथ है। आपको क्या लग रहा है मेरा चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है? क्या मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं? आपको क्या लग रहा है अब से पहले क्या पाकिस्तान के साथ वो छोटा मोटा हमारा ट्रेड नहीं हो रहा था? देखिए, दुनिया में काफी चीजें इकट्ठी चलती हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है, जो मेरे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट हैं वो इजराइल के साथ जरूर सस्टेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अगर मेरा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाबहार पोर्ट से रिलेटेड ईरान में है, आई थिंक इट हैज टू बी टॉलरेबल टू द वर्ल्ड, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरी कंट्री का डिसीजन है कि मेरी कंट्री को किस चीज से फायदा है। हमने कभी नहीं बोला कि ईरान तुम पूरी दुनिया में आतंकवाद को हथियार दो, हमने तो ऐसा नहीं सपोर्ट किया। हमने बात करी है कि ये एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है और ना केवल उनके लिए है, हमारे लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और अगर उसको हम चला रहे हैं, चलाते हैं, तो इससे दुनिया का फायदा होगा, हमें तो होगा ही होगा। अगर हम इजराइल के साथ चल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इजराइल के हाथ बिक गए या इजराइल मेरे हाथ बिक गया। ये एक हमारी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है कि उसमें हमें उसके साथ रहने में फायदा होता है, हमारे इंटरेस्ट मीट होते हैं, हम उससे सीखते हैं, वो हमसे सीखता है। और सबसे बड़ी बात, अगर टेररिज्म पर आ जाए, उसके और मेरे इंटरेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं है। हमें उनसे सीखना है कि अगर टेररिज्म से लड़ना है तो दुनिया को आंख खोल के फेस करना पड़ेगा, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, यूएस 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 हर जगह रहेगा। आपको क्या लग रहा है इजराइल के साथ यूएस ने बात नहीं करी थी? अभी पिछले सप्ताह बोला था ना कि रुकिए मैं कुछ कर रहा हूं। अब आपने कुछ कर दिया तो अब यूएस क्या बोल रहा है? ये वही ट्रंप है जो बोल रहा है कि हमने ईरान को मौका दिया था लेकिन उसने मौका गवा दिया। इसका मतलब तुम उसके पीछे हो। तुम दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये अटैक के बारे में हमें नहीं पता था और ईरान शुड नॉट टारगेट एनी यूएस सिटीजन। अब आप बता दीजिए, यूएस इजराइल के साथ है या अपने खुद के साथ है? अगर वो ये भी बोल सकता कि किसी भी तरह के सिटीजन्स के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, उसने चूज किया यूएस सिटीजन्स के खिलाफ अटैक। इसका मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि इजरायलीज एक्सपेंडेबल है? पॉइंट टेकन। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझा। मेजर तूर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मुझे 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि ये जैसे ही ईरान और इजराइल हुआ, और ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि अचानक हो गया दर्शकों, 60-40 शर्मा। दुनिया में पिछले 2, 2.5, 3 सालों में ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट वॉर।
जब से वो रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, देयर इज अ कांस्टेंट वॉर। दर्शकों, ये कांस्टेंट फीलिंग आ गई है कि लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रशिया, और बाय द वे, रशिया और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है, इस समय भी जारी है, इस समय भी वो जंग चल रही है। तो दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं एक बड़ी जंग चल रही है। इस सब में एक सवाल और उठता है मेजर और दर्शकों, ये कि क्या ये सब प्रोपेल किया जा रहा है? क्या ये सब जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा, एक नहीं कई ऐसे बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपर पावर्स, मैं इसलिए सो कॉल्ड सुपर पावर्स कह रहा हूं क्योंकि दुनिया का जो ध्रुव होता है ना, पावर सेंटर, वो बदल रहा है। तो वो लोग जो अभी तक वर्चस्व में थे, वो लोग जो अभी तक दुनिया चला रहे थे, वो देश जो अभी तक कहते थे मेरी लाठी और मेरी भैंस, उन लोगों की ताकत जा रही है, उन लोगों का कंट्रोल जा रहा है। तो जब उन लोगों का कंट्रोल उनसे जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। तो क्या ये सब इज टू पुश देयर ओन इकोनॉमीज? क्या ये सब मेजर टूर इसलिए हो रहा है ताकि वो, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी जोड़ रहे हैं, कैन हैव बोथ ऑफ देम ऑन एयर, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, जो कि असले बारूद की इंडस्ट्री है, क्या ये उसको पुश करने के लिए कहीं ना कहीं ये वो सारी फॉल्ट लाइंस है? देखिए, फॉल्ट लाइंस हर देश के साथ है। क्या इंडिया के साथ नहीं? क्या चाइना के साथ नहीं है? क्या अमेरिका के साथ नहीं है? ईरान के साथ नहीं है? इराक के साथ नहीं थी? इजराइल के साथ नहीं थी? कौन सा देश है जिसके साथ फॉल्ट लाइंस जिसकी नहीं होती? जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं मेजर तू, ये जो वेपन्स बेचने की इंडस्ट्री है, इसको जो पुश मिल रहा है लगातार, एंड इट्स अ कांस्टेंट पुश, जिसे कहते हैं ना लगातार किसी को धक्का दिया जा रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया का पावर सेंटर बदल रहा है और उन देशों में जो देश पूरी तरह कंट्रोल में है मेजर तू, वो लोग अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते? मेजर तू देखें देखें ऐश्वर्या, सोई साहब यार, देखें, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, देखिए अभी जो जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने मात खाई है और जिस तरीके से वो बाहर खदेड़ा गया, पहली चीज तो ये। फिर अब नई चीजें बाहर आ रही हैं, जैसे कि नूर खान बेस इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन, जहां पे कि न्यूक्लियर आर्सेनल इज देयर ऑफ पाकिस्तान। फिर लुक एट द माइंडसेट, आप रुख देखिए अमेरिका का, कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, अमेरिका कहता है हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप जाने, आपका काम जाने। पर तीसरे या चौथे दिन ऐसे वापस आते हैं और कहते हैं कि हमने पीस डिक्लेरेशन करवाई है जबरदस्ती, कि उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? ओनली बिकॉज इंडिया had effective and precise hit capability with the Israeli weapon systems। तो देखें, एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा, कनेक्ट द डॉट्स, सीरिया, लेबनान, ठीक है, ईरान, फिर एक टाइम पे इजिप्ट, जहां पे ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है, जॉर्डन बचा हुआ है, पर बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, all have been affected because of the American foreign policy। एंड ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अमेरिका ने जहां पे दोस्ती की, वहां पे उस कंट्री का इकोनॉमिकली क्रैश हुआ है, वो कंट्री या डेट में गया है। सो एंड देखें, अब यूएस इज, I will contradict you. Almost नहीं, मेजर तूर, I want to contradict you. मेजर तूर, I want to contradict you. नहीं, मेजर साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं, इजराइल और अमेरिका एक साथ है, कई लोग कहते हैं एक ही है, कई लोग कहते हैं अमेरिका का एक्सटेंशन है, जिसको जो कहना है कहते हैं। ये जो इस समय चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका ने, अभी जनरल शंकर प्रसाद आएंगे, रविंद्र जी आएंगे, कर्नल साहब भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कई चीजों में बहुत बड़बोले कहा जाता है, कई चीजों में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, कई चीजों में उतना बोलते हैं जितना जरूरत हो। डिप्लोमेटिकली अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने जितने लोग हटाने थे हटा दिए। ये बात अमेरिका को पता है कि ये लंबा फैलने वाला है और इसका मैसेजिंग पूरी दुनिया को मिल चुका है। वेपन्स इंडस्ट्री सबसे बड़ी कहां है? अमेरिका में है। रशिया पहले से कमजोर है, हमको पता
है। नहीं तो ये कहा जा रहा था जनरल शंकर प्रसाद से, मुझे याद है वीवी मेजर तूर, जब पहले रशिया ने यूक्रेन पे जंग का ऐलान किया था, सबको ये मानना था कि बहुत जल्दी निपट जाएगा, बहुत जल्दी हरा देंगे, बहुत जल्दी रशिया यूक्रेन को हरा देगी। लेकिन हुआ क्या? महीने नहीं, हफ्ते नहीं, साल निकल गए, लेकिन जंग अभी भी जारी है। तो आज का रशिया वो रशिया नहीं है। बदलते समय के साथ चीजें बदलती हैं। ऐसे में क्या वेपन्स इंडस्ट्री को पुश करने के लिए ये दुनिया में कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइंस है उनको सुलझाया जा रहा है। मेजर तू देखिए ऐश्वर्या, एक पहलू तो ये है, बट लेट अस नॉट फॉरगेट कि ये लड़ाई इजराइल की वजूद को लेके है। इजराइल कैन नॉट अफोर्ड टू डाई डाउन और लेट द मोमेंटम डाउन। इजराइल का इतने सालों से एक ही गुहार थी यूएन में, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका जाए, बिकॉज इट इज अ रेडिकलाइज्ड रिजीम। इट विल अटैक, इट विल नॉट यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविल यूज। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था इजराइल ने। और कल प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आप पढ़ेंगे, उसने बोला है आज डे 61 है, आज 61वां दिन है। जो प्रपोजल दिया था न्यूक्लियर डील का वो रद्द माना गया है, क्योंकि ईरान ने उस पर अमल नहीं किया, ना ही उस पर आगे बात की। और यह हमला तब हुआ है जिस दिन IAEA ने घोषणा की कि ईरान हैज वायोलेटेड द न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स। उसी दिन रात को यह हमला किया है इजराइल ने ईरान पे। तो जायज सी बात है, इंटरनेशनल एजेंसीज फ्रॉम UN टू IAEA से लेके अमेरिका से लेके इजराइल और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वर प्लानिंग द अटैक फ्रॉम द फर्स्ट डे, और जब 61वां दिन आया गो हो चुका है। तो ऑल दिस इज प्री प्लान्ड, एंड यू आर राइट कि आने वाले समय में माहौल ऐसा बन जाएगा मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में कि हमें जबरन ऑफर किया जाएगा कि आप अमेरिकन वेपन सिस्टम्स खरीदो। सुखोई 57 की डील वो रद्द करवाना चाहते हैं किसी भी हालत पे। दे आर प्रेशराइजिंग द इंडियन गवर्नमेंट टू बाय द F-35 एयरक्राफ्ट, जो कि ईरान ने दावा किया कि दो गिरा भी दिए। तो देखें ऐश्वर्या, आने वाले समय में देखें युद्ध की भूमि में कोई भी वेपन सिस्टम इनविंसिबल नहीं है। आप जितना मर्जी अच्छा वेपन सिस्टम ले लो, इट इज ओनली टाइम बाउंड। उसकी एक समय सीमा होती है जो अपने पीक पे परफॉर्म करे। वो जब वक्त मानता हूं मेजरपुर, एक नया सिस्टम मेजरपुर वो तो मैं मानता हूं, मेजरपुर वो तो मैं मानता हूं। वेपन रेस तो होगी। आज के जमाने में जनरल शंकर प्रसाद, एक 4 लाख की ड्रोन, कर्नल साहब आ रहा हूं, 4 लाख की ड्रोन 4000 करोड़ का प्लेन गिरा देती है। समय बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, लेकिन ये जो वैश्विक स्थिति, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग जनरल साहब। ये जो ईरान और इजराइल की जंग है, इसने पूरी दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए, और ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब शायद कईयों के पास नहीं है। कर्नल दिनेश नैन आ रहा हूं, रविंद्र जी आ रहा हूं कि लेकिन जनरल शंकर प्रसाद साहब, हमको तो ईरान इराक की लड़ाई आता है। ये ईरान और इजराइल में तो रशिया और अमेरिका खुल के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे जंगों में नहीं आते, लेकिन जब बात इजराइल की हो, बेंयामिन नेतन्याहू, जैसा मैंने कहा, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं। गाजा में उन्होंने करके दिखाया है। दुनिया के नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं, या जो सो कॉल्ड एनालिस्ट एंड द वर्ल्ड एनालिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आखिरकार अब ये ईरान के साथ क्या करेंगे, या विल ही बी एबल टू डू इट एट ऑल। जनरल साहब जी देखिए, आपने शुरू के प्रोग्राम में कहा था कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, यकीनन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितना डिस्कशन अभी तक मैंने सुना आपकी चैनल पे, 2-3 बातें साफ हो रही हैं। सबसे पहली बात, एक आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है पूरा विश्व, चाहे कहे ना कहे, लेकिन इजराइल एंड इंडिया आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स एरेडिकेशन और सबड्यूइंग और किलिंग और फिनिशिंग टेररिज्म। इसलिए हमारी और इजराइल की दोस्ती है। अब 1 मिनट के लिए देखिए कि इजराइल किस तरीके से अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से, 1946-47 से उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं किस दिन समाप्त कर दिया जाऊंगा, वेयर विल बी द एंड, हम जाएंगे कहाँ।
तो इसके लिए उन्होंने, ईरान ने एक तरफ हमास खड़ा कर दिया गाज़ा में, ऊपर नॉर्थ में लेबनान में हिजबुल्लाह खड़ा कर दिया, या यमन में हूती खड़ा कर दिया, उधर असाद की सीरिया आ गई, चारों तरफ से घेर रखा है इसको। ये कितने सालों से कह रहा है कि हमारे को ये यहाँ से निकालना चाहते हैं, हमें एक्सिट बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए इनकी न्यूक्लियर रोका जाए, वो नहीं रुक रही है। तो आज युद्ध हो रहा है। आपने एक सवाल बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया कि शायद आर्म्स ट्रेड की वजह से हो रहा है। देखिए, एक हालात पैदा हुए टेररिज्म के, इसका फ़ायदा उठा रही है इंडस्ट्री, फ़ायदा उठा रही है आर्म्स इंडस्ट्री। तो हम ये उल्टा नहीं कहेंगे, बल्कि दोनों तरफ से है। अगर टेररिज्म नहीं होगा तो विश्व में शांति रहेगी, हथियार नहीं बिकेंगे। लेकिन अगर टेररिज्म हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजन, चाहे रिलीजन कहिए चाहे कुछ और कहिए, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए आर्म्स बन रहे हैं। अब नई बात जो सामने आ रही है, जो इस वक्त है स्पेसिफिकली इन इजराइल ईरान वॉर, और जो कि अभी आपने देखा हमारे भारत में ऑपरेशन सिंदूर में, कि लड़ाई बदल चुकी है, इज़ नॉट टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड। अब हम एक दूसरे के देश में जाके, हालांकि ईरान ने आज गलत काम किया, वहाँ पे जाके सिविलियंस के अंदर सिविलियन टारगेट्स को एंगेज किया, हालांकि इजराइल सिविलियन टारगेट्स को अवॉइड करता है, सिर्फ वो अपने न्यूक्लियर टारगेट्स को एंगेज कर रहा है, उनके मिसाइल टारगेट्स को एंगेज कर रहा है। उस पर मैं एक लफ्ज़ और कहूँगा बाद में। लेकिन यहाँ ईरान जो है उनके सिविलियन एरियाज को टारगेट करके बर्बाद कर रहा है। सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। अब आप देखिए कि सवाल ये उठता है कि लड़ाई कहाँ तक चलेगी और कब चलेगी। इस समय हमने ये भारत में देखा, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू से कि भारत ने एक करके दिखा दिया कि हमारा इस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है। भारत का ऑब्जेक्टिव सिंदूर में क्लियर था, टेररिज्म को अच्छी झटका देना, वो दे दिया, लड़ाई बंद कर दी। उसके बाद चाहते तो चलती रहती, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। हमें ये सोच कर चलना है जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना है कि वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ समाप्त होगा। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि इजराइल, लेकिन ये कहाँ समाप्त होगा जनरल साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन शंकर प्रसाद जी ये समाप्त होगा कहाँ? इसलिए जनरल शंकर प्रसाद, ये गाजा नहीं है, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये ईरान है। आपको वही बता रहा हूँ सर। नहीं, आपको बताता हूँ, आप सुनिए तो सही जवाब। इसका जवाब मैं नहीं दे रहा, इसका जवाब नेतन्याहू ने खुद दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने खुद दिया इसका जवाब कि मेरा ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को समाप्त करना, उनकी मिलिट्री पोटेंशियल को समाप्त करना। उनके पास ये ताकत न रहे, मिलिट्री ताकत, चाहे मिसाइल्स हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, जिससे वो आतंकवाद को सपोर्ट कर सके। So the ultimate objective of Netanyahu is to create a situation where nuclear power is completely reduced to zero and their capability to launch any military operations, whether missiles, drones or any other way, is completely eradicated. That is the end of this war. अगर ये करने में हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, वो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी आते हैं। आपने खुद कहा कि इसके साथ वर्ल्ड पावर भी इकट्ठा होती है, चलता रहे लड़ाई। लेकिन इसमें भारत को ये सोच के चलना है, भारत को ये सोच के चलना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन क्लियरली। हम नहीं चाहते दिस इज एन एरा ऑफ वॉर। हमारी पोजीशन की बात, जनरल साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कर्नल लैन बोलना आसान है। रशिया ने कहा था इन 15 डेज, कर्नल लैन, रशिया ने कहा था इन 15 डेज, 15 दिन में हम यूक्रेन में कर देंगे जो हमें करना है। सालों हो गए। कर्नल लैन, गाजा में इजराइल पता था, बेंयामिन नेतन्याहू को पता था। ये एक देश की बात हो रही है, वो एक देश के न्यूक्लियर आर्सेनल को, एक देश के वेपनरी सिस्टम को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इतना आसान होगा क्या जब रूस और चाइना, रशिया और चाइना दोनों खुल के सामने आ रहे हैं कि वी आर विद ईरान, और वहां अमेरिका खुल के आ रहा है कि वी आर विद इजराइल। कर्नल ने रोमन जी आ रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या, अमेरिका का जो है इजराइल के साथ खुल के आना और चीन और रूस का ईरान के साथ खुल के आने में बहुत फर्क है। ये पूरा प्लानिंग जो हो रहा है अभी, जो इजराइल ने अटैक किया है, ये 2 फेज में माना जाए। एक तो जनरल साहब ने समझाया कि पहले फेज के अंदर इनके मोसाद अंदर है, वहां पर ट्रक भर भर के इनके पहले से ही जो है ड्रोन्स थे, जिससे कि इनके रडार सिस्टम वगैरह को खत्म किया गया। फिर फर्स्ट फेज के अंदर इनके 200 के करीब एयरक्राफ्ट गए, सारे के सारे न्यूक्लियर साइट से लेकर के जितने भी इनके ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जो हेडक्वार्टर से लेकर जो इनके सीनियर पीस के करीब बड़े बड़े ओहदेदार थे, सब समाप्त कर दिए, साइंटिस्ट उड़ा दिए। और उसके पश्चात में इनकी एयरफील्ड्स और इसको बिल्कुल निकम्मा कर दिया ताकि इनको एयर सुपीरियरिटी रहे। वो पहला फेज खत्म हो गया।
हाँ, इस फेज के दौरान जो नतांज है उसके अंदर जो कहा, ये अभी ईरान खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है नतांज की, वहां पे रेडिएशन लीक हो रहा है, अभी तक सरफेस पे नहीं आया है, यानी उसके अंदर जाना अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जहां पे सेंट्रीफ्यूज इनको लगे हुए थे यूरेनियम को एनरिच करने के लिए। फेज टू है कि जितने भी इनकी ओपोजिशन पार्टी हैं और जो जनता है, इसको बाहर निकालने का। इनके साथ में जो ये नेताओं ने संदेश दिया रात को, जितने भी लोग बाहर अब्रॉड बैठे हुए हैं, जैसे कि एक्स प्रिंस जो हैं शाह रजा बगाली, उसका भी स्टेटमेंट आ गया कि अभी टाइम हो गया है कि जिस प्रकार से जो इस्लामिक रेजिम चल रही थी 79 से लेके अब तक, उससे लोग तंग हैं। अभी आई थिंक जब जनरेशन बदल चुकी है, आपने देखा कितने एजिटेशंस हुई हैं पिछले 2 साल में, महिलाओं के बुरकों से लेकर के और हर चीज के अंदर। तो ये कोशिश में है कि ये लोग बाहर निकले, और ये बताने की कोशिश की गई है इजराइल द्वारा थ्रू नेतन्याहू कि हमने जिन लोगों से आप डरते हो, खुमैनी की जो पर्सनल आर्मी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसको हमने एक तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं, आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है, यू कम आउट। बट मेरा सिर्फ पर्सनल ये मानना है कि 1979 में जब शाह का रूल हुआ करता था, और जब ईरान के जो जितनी भी जनता थी आपस में घुल मिल थी, बिल्कुल फ्रेंड्स थे, अमेरिका के साथ में, इजराइल के साथ में भी, ठीक है, नाइट क्लब्स में रात को जाते थे, लेकिन 4 जनरेशंस गुजर गई हैं इस इस्लामिक रिजिम के अंडर में। तो इस इस्लामिक रिजिम का कितना इफेक्ट आज जनता के ऊपर है, ईरानी जनता के ऊपर है, और ये जो कॉल की जा रही है कि जो विपक्ष पार्टी है उसके साथ मिलकर जनता बाहर आए, मोसाद के जो लोग पहले से वहां बैठे हुए हैं ईरान के अंदर, क्या वो इसको इतना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि ये मूवमेंट बाहर आए और उसके बाद में यहाँ पे रेजिम चेंज हो? दैट मेक्स इजराइल का जो एम है वेरी 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 क्लियर एंड फुलफिल्ड, बिकॉज इनका एम है फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग ईरान इनके लिए फेवरेबल नहीं है, नंबर 2 रेजिम जो इस्लामिक है वहां पे वो इनके लिए एम तो बहुत होता है, एम तो रूस का भी था, एम तो रूस का भी था, एम तो भारत का भी है, एम तो बहुत देशों का होता है, एम तो अमेरिका का क्या है ये भी आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन माय ओनली हम्बल सबमिशन इज दिस रविंद्र सचदेव जी, कि भारत के लिए, और मैं दोबारा अपने पॉइंट नंबर 1 पे आ रहा हूं, भारत के लिए इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ये एक पेचीदा मसौदा बन गया है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ अमेरिका खड़ा है, एक तरफ रूस खड़ा है, इसमें भारत कहां खड़ा होगा, क्या हमें क्लैरिटी है रविंद्र जी? मेरे विचार से एट अ हायर लेवल तो इंडिया को हमारी पॉलिसी को क्लैरिटी है और होगी, उसमें तो डाउट नहीं है। बट ये 100% राइट, ये मामला पेचीदा हो गया हमारे लिए। आई मीन हमें रियली कुछ टफ चॉइसेस नहीं तो चॉइसेस बनानी है, और आगे आकर शायद बनानी पड़ेंगी। अव्वल ये है कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते यस सिविलाइजेशनल है कहने को, आगे जाकर के यस ये जो सेंट्रल एशिया और रशिया का जो रीजन है, जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो बनने का प्लान है, जो चाबार पोर्ट से आगे जाने का, उन सब चीजों को ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, और हमारा पाकिस्तान के बियॉन्ड ये सारा रीजन जोग्राफिक एक्सेस कर जाएगा। तो दैट्स व्हाई एक वो स्ट्रेटेजिक रीजन है हमारा ईरान के साथ रिश्तों को बढ़ाने का। हालांकि अब नाउ कम टू द अदर साइड, इजराइल के साथ यस हमारी डीपर रिश्ते हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, एडवांस शेयरिंग, वेपन्स के रिश्ते हैं, ये सारा कुछ है हमारे लिए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड है इस समय इंडिया की सिचुएशन, मैं कहूंगा। तो अभी हम फिलहाल जो देख रहे हैं, पेचीदा है, कह रहे हैं ऑब्वियसली, हम तो ये सॉरी मैं बस ये कह रहा था पेचीदा है जी। Oh yes, definitely पेचीदा है। It's not though on the overall yes, इंडिया के लिए हमें अगर हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के एंगल से देखें तो yes of course इजराइल के साथ हमारी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मैचअप होती हैं विदाउट डाउट, राइट। बट एट द सेम टाइम हमें जो ईरान है उसके साथ, एंड स्पेशली ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया का, यहाँ पर जो हमें एक्सेस चाहिए, जोग्राफिक एक्सेस चाहिए, हमें पाकिस्तान के थ्रू मिलता नहीं है, राइट। हमें अगर जो भी एक्सेस इस बैकयार्ड में मिलेगा वो केवल ईरान के थ्रू ही मिलेगा। तो वो एक हमारे लिए, इसीलिए मैं कह रहा था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय थोड़ा सीमित है, 60-40 शर्मा, मैं अपने सारे गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जनरल शंकर प्रसाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट सच अ ब्रीफ टाइम। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो बदलता समीकरण है, इसमें जो जंग ऐसे हो गया है, मेरी ऐसी बात हो रही थी कई युवा से, वो कह रहे हैं इट्स ओके, मतलब उनको लगता है वॉर इज द न्यू नॉर्मल,
अब मुझे दिक्कत इससे है, लोगों को दुनिया में जंग अब नॉर्मल लगने लगी है। क्या ये बदलता नॉर्मल है? वहां रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, यहां पहले इजराइल इधर लड़ रहा था, अब इजराइल ने खुलेआम ईरान पे जंग कर दिया है, भारत पाकिस्तान। ये हो क्या रहा है दुनिया में? और इस समय भारत कहां खड़ा है और हमारे इंटरेस्ट कहां है? अमेरिका और चाइना अलग तरीके की जंग लड़ रहे हैं, टैरिफ वॉर। तो इस सब के बीच हमें देखना पड़ेगा कि भारत का फायदा कहां है, भारतीयों का फायदा कहां है, और हमारे स्ट्रेटेजिक उद्देश्य, टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का तीसरा विषय बहुत डिस्टर्बिंग है भारत के लिए। हमारे एयर इंडिया का एक प्लेन उड़ते ही गिर गया, उसमें हमारे एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी थे, 270 लोग। ये आज के बेहतरीन टेक्नोलॉजी, एआई, क्या क्या जो पहले ही आपके बोलने से पहले इनकॉर्पोरेट कर ले चीजों को, आपके बोलने से पहले समझ ले, जो गाड़ियां अपने आप चल रही हैं, ऐसे समय में, ऐसे बदलते टेक्नोलॉजी के समय में ये आखिरकार हुआ कैसे? 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल चेक्स के बाद अगर कुछ गड़बड़ हुआ प्लेन में तो हुआ कैसे, पूछता है भारत। ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे। प्लेन में दिक्कत थी, प्रॉब्लम कहां थी? अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कई विदेशी एनालिस्ट हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि भैया को पायलट ने गलत बटन, गलत लीवर दबा दिया। वो कह रहे हैं देखिए वो, और वो माइक्रो एनालाइज करते हैं दर्शकों, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम। वो विदेशी पायलट्स, वो विदेशी कैप्टन्स कि देखो प्लेन उड़ा फिर झुका। मेरे साथ एक्सपर्ट है, मैं बहुत ब्रीफली कमेंट लेना चाहूंगा ऑगस्टीन साहब का, ऑगस्टीन विनोद जी का। ऑगस्टीन जी, आई हैव वेरी लेस टाइम, लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार हुआ क्या? ये आखिरकार हुआ क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कई विदेशी एनालिस्ट इसको एनालाइज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बोइंग की तरफ से चुपचाप प्रोजेक्टेड है कि देखो जी हमारी कंपनी, हमारे प्लेन, क्योंकि बोइंग के शेयर गिर गए। देखिए, बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ ह्यूमन लाइफ्स की है। देखिए ऐश्वर्या, वो कह रहे हैं ह्यूमन एरर है, कुछ लोग कह रहे हैं ह्यूमन एरर है, गलत लीवर दबा दिया। ये कोई बच्चा नहीं कर रहा था, ये कोई घर पे बैठ के कंप्यूटर गेम नहीं खेला जा रहा था। ऑगस्टीन जी, देखिए ऐश्वर्या, ऐसा है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और कई आपके चैनल में आ नहीं पाया, लेकिन मैं दूसरे चैनल पे भी ये कह रहा था कि अब ऐसा समय आएगा जब लोग सीधे सीधे उंगली इस तरफ उठाने लगेंगे। आपको ये नहीं, दर्शकों के लिए भी मैं ये कहूंगा, सबसे पहला काम जो है ना, टेक ऑफ करते ही किसी भी पायलट से पूछिए, मैं इस एक्सीडेंट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी भी पायलट से आप पूछिएगा टेक ऑफ के बाद हर पायलट क्या चीज इमीडिएटली करना चाहता है, व्हाट इज इचिंग टू डू? वो गियर अप करना चाहता है, उसका हाथ टेक ऑफ करते ही गियर की तरफ जाता है। क्यों? गियर ऊपर जाने के बाद ही वो रॉकेट की तरह जाने लगता है। ऐसा मसल मेमोरी है, आप किसी भी फौजी को बोलेंगे तेज चल, तो वो बायां पैर ही आगे उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जहन में बैठा हुआ है। इस तरह से जो जहन में बैठा हुआ चीज को आप अंग्रेजी चोला ओडे, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, फेयर लुकिंग पर्सन, आप आते हैं और बोइंग को क्लीन चिट देते हैं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ लोग उसको लपक लेते हैं। ये बिल्कुल ऐश्वर्या जी, ये बहुत गलत है। मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया ऑगस्टीन जी कि ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि देखो जी को पायलट ने गलत दबा दिया। ये कोई 10 साल का बच्चा कंप्यूटर गेम नहीं खेल रहा था सुभाष गोयल जी। कैप्टन साहब, ये पायलट है, ये ट्रेंड पायलट है, इनको कई 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कई 100 फिजिकल। आप कह रहे हैं कि उसने गलत लीवर दबा दिया? कोई बच्चों का खेल हो रहा है और कोई प्रूफ नहीं, देयर इज नो प्रूफ। और आप कह रहे हैं कि एक को पायलट ने गलत लीवर दबा दिया इसलिए 270, मतलब व्हाट इज दिस? गोयल साहब,
देयर इज नो रीजन के ह्यूमन एरर हो, बिकॉज दोनों पायलट्स जो 8,200 आवर्स उन्होंने करे हुए हैं, वेरी एक्सपीरियंस पायलट, और इनके भी 1,100 आवर्स से ज़्यादा फ्लाइंग है। और ये सपोजिटली बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड, अगर थोड़ा सा और ऊपर, जैसे इन्होंने कहा कि अगर लैंडिंग गियर ऊपर हो गया होता और थोड़ा ऊपर और हो जाता जहाज़, तो फिर अगर कंप्यूटर में आप डेस्टिनेशन डाल दें तो ऑटो पायलट पे ये प्लेन खुद उड़ना चाहिए और खुद ये लैंड भी कर जाता है। पर ये ज़रूर कुछ इसमें डिफेक्ट रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिफेक्ट हो, चाहे वो कंप्यूटर फेल हुए हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर एक इंजन फेल होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे इंजन पे भी जहाज चल सकता है। कैप्टन साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या है। दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम आज की तारीख में, जब 1 मिनट में ये पता लग जाता है कि बड़ी से बड़ी दिक्कत कहाँ है। हम बात कर रहे हैं रॉकेट लॉन्च करके वापस वही रॉकेट रीयूज हो जाता है, बिना आदमियों के गाड़ियां चल रही हैं। कैप्टन साहब बता रहे थे अगर थोड़ा सा और ऊपर होता तो प्लेन अपने आप चलता, ऑटो पायलट पे चलता। मैं कोई पायलट नहीं हूं, मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो पता चलता है, सिस्टम्स में रिकॉर्ड होता है, और वो सिस्टम्स के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। क्या है रिकॉर्डिंग, क्या है असलियत? 270 लोगों की मौत हुई है, 270, ये भूलिएगा मत, 270 लोग। कारण तो पता करना पड़ेगा, किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता कि को पायलट ने लीवर नीचे कर दिया या लीवर ऊपर कर दिया, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 270 लोग और कितने परिवार जिस व्यथा से गुजर रहे हैं वो ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट। हम इस विषय को छोड़ने वाले नहीं है, हम इसके पीछे तक जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। प्लेन की दिक्कत है, किसकी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट, क्योंकि पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। स्वाद अब आया स्वाद, जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH